Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to discuss today. So the first article is on the lumpy skin disease. So यहाँ पर lumpy skin disease जो कि consistently न्यूज़ पे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे. लाइव स्टॉक्स क्या है, लाइव स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, लंपी स्किन डिसीज की क्या इंपॉर्टेंस है, लंपी स्किन डिसीज कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन से वैक्सीन है जो कि लंपी स्किन डिजीज के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वैक्सीन के कितने प्रकार होते हैं, ऑल दोज डायमेंशंस विल बी कवरिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एज वेल एज एनआईए, और इसके साथ साथ हम लोग एक एक्ट का भी बात करेंगे जो कि एनआईए इनके ऊपर लगा रहे हैं, दैट इज द यूएपीए. सो सेकेंड आर्टिकल में हम लोग इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे. एनआईए क्या है, मैंडेट क्या है एनआईए का, पीएफआई क्या है, पीएफआई कैसे लॉन्च किया गया था, पीएफआई के क्या क्या इश्यूज हैं, और यूएपीए क्या है, एज वेल एज यूएपीए में क्या क्या इश्यूज हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज ऑन क्वाड. सो यहां पर हम बात करेंगे क्वाड क्या है, क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया कैसे क्वाड को देखता है, चाइना कैसे क्वाड को देखता है, यूएस कैसे क्वाड को देखता है, ऑल दोज डायमेंशंस विल बी कवरिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The fourth article is on the G4 countries as well as the reforms that we need in the United Nations Security Council. So यहाँ पर भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. यूनाइटेड नेशंस क्या है, कौन से ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, एज वेल एज फिर बात करेंगे G4 कंट्रीज क्या है, G4 कंट्रीज में कौन से कंट्रीज आते हैं. दैट डायमेंशंस वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू अवलांच. सो यहाँ पर बात करेंगे अवलांच होता क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एवलांचेस के, क्या क्या फीचर्स होते हैं एवलांचेस के, ऑल दोस डायमेंशंस वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो यहां पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या, क्या है उसकी कंपोजिशन, क्या क्या है इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी कवरिंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. द सेवेंथ आर्टिकल इज रिलेटेड टू टू स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस, दैट इज दी सेंसेक्स एंड निफ्टी. सो यहां पर बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, कौन से मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि हम लोग इंडिया में देखते हैं, और सेंसेक्स और निफ्टी कैसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एज वेल एज क्या डिफरेंसेस है बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी, ऑल दोस डायमेंशंस विल बी कवरिंग इन आवर सेवेंथ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द एथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one which is on the lumpy skin disease. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, lumpy skin disease has been consistently for quite a long time covered in the newspapers, और इसीलिए जितने भी basic aspects है that I have already covered in our 2nd August. स्टार्टिंग में कि लाइव स्टॉक्स क्या हैं, डोमेस्टिकेटेड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो क्या है उसका कॉज, कौन से एनिमल्स हैं जो कि आप लाइव स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हो, कैटल्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज कि जो रीसेंट लाइव स्टॉक सर्वे हुआ था उसमें कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, जो फीचर्स हैं उसको इंटरप्रेट मैंने किया था कि क्या क्या उसके इश्यूज हैं, देन कैसे लाइव स्टॉक्स इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं. दैट इज द रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों इतना प्रेशराइज्ड है टू टेक एक्शन ऑन दी लाइव स्टॉक एज वेल एज दी लंपी स्किन डिजीज. ऑल दिस डायमेंशंस आई हैव कवर्ड, और इस पे बिल्डअप करके आई हैव टॉक्ड अबाउट लंपी स्किन डिसीज. लंपी स्किन डिसीज होता क्या है, किसके कारण होता है, मॉर्टेलिटी रेट कैसे हैं उसके, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव कवर्ड इन आवर 2nd August वीडियो. अब इस पर बिल्डअप करेंगे, इस पर बात करते हैं नाउ कि क्या क्या है एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द वैक्सीन्स. सो जो रीसेंट डेवलपमेंट है दैट इज वन ऑफ द वैक्सीन्स व्हिच हैज बीन डेवलप्ड फॉर द लंपी स्किन डिसीज, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक इंडिया. अब बात करते हैं ये क्या है. सो इट इज एन वैक्सीन जो कि लंपी स्किन डिसीज के खिलाफ हम लोग यूज करते हैं. सो ये जो वैक्सीन है इट इज जॉइंटली डेवलप्ड. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स एज वेल एज द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये मिलकर ये वैक्सीन को बढ़ा रहे हैं. अब वैक्सीन के फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस वैक्सीन इज एन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, यहां पर वी आर हैविंग अ वर्जन ऑफ द लिविंग वायरस. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोविड का वैक्सीन बनाना है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगा, तो आप एक्चुअल लिविंग कोविड वायरस जो है उसके बेसिस पर उसके थ्रू आप क्या बनाओगे, एक वैक्सीन, और उन वैक्सीन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. इसके अलावा इट इज होमोलोगस वैक्सीन ऑल्सो, और होमोलोगस वैक्सीन होने के कारण इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट 100% ऑफ द लंपी स्किन डिजीज. बट इससे पहले, इस वैक्सीन आने से पहले हम लोग जो यूज करते थे, वी वर यूजिंग द वैक्सीन जो कि हम लोग यूज करते थे अगेंस्ट द गॉट पॉक्स वायरस एंड शीप पॉक्स वायरस. अब ये कैसे यूज करते थे, क्योंकि ये जो गॉट पॉक्स वायरस है और शीप
पॉक्स वायरस जो है वो अलोंग विद लंपी स्किन डिसीज के जो वायरस है, ये तीनों वायरसेस सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज नोन एज द कैप्रीपॉक्स वायरस। सो ये जो कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस जो है इसी फैमिली से बिलोंग करते थे ये तीनों वायरसेस। इसीलिए लंपी स्किन डिसीज का तो हम लोग के पास वैक्सीन नहीं था, बट वी हैड द वैक्सीन ऑफ गॉट पॉक्स वायरस एंड शीप पॉक्स वायरस। तो हम लोग लंपी स्किन डिसीज से जो भी कैटल्स गुजर रहे हैं उन पे हम लोग ये वैक्सीन यूज करते थे जो कि हम लोग इनके खिलाफ बनाए गए थे। सो दैट इज नॉन एज क्रॉस प्रोटेक्शन, और ये टाइप का जो प्रोटेक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोटेक्शन। सो दीज आर द सेम बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लंपी स्किन डिसीज वायरस। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स। जैसे मैंने कहा लाई एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये होमोलोगस वैक्सीन है, क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, देयर आर हेट्रोलॉगस वैक्सीन। सो ये सब क्या है, इसकी बारीकी जो है कितने टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन आवर 7 सितंबर वीडियो, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जीनोम क्या होता है, CD4 सेल्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, पैथोजेंस क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, एज वेल एज कि इम्यूनी रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर किया जाता है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स अलोंग विद कि वैक्सीन्स के कितने प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा दिस लंपी स्किन डिसीज का जो वैक्सीन है जो कि हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इज द लाई एटेन्यूएटेड वैक्सीन, पर इसके अलावा वी आर हैविंग अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन ऑल्सो। सो हर एक वैक्सीन के क्या है बारीकियां, क्या कैसे वो इम्यूनी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स I discussed in the 7 September video. So please refer to the video here so that you have a multifaceted understanding of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on Popular Front of India, National Investigation Agency as well as the UAPA. So शुरू करते हैं NIA से। So NIA क्या है? NIA is the abbreviation of National Investigation Agency. अब NIA क्योंकि कंसिस्टेंटली काफी दिन से न्यूज़पेपर में है, सो आई ऑलरेडी कवर्ड इट इन आवर 6 सितंबर वीडियो, बट लेट मी प्रोवाइड यू जस्ट कि उस दिन मैंने क्या क्या कवर किया था। सो यहाँ पर बेसिक मैंडेट क्या है NIA का, कब फॉर्म किया गया था, क्या जरूरत पड़ी जिसके कारण हम लोग ने NIA फॉर्म किया, एज वेल एज उसका जो जुरिडिक्शन है वो क्या है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसके रीजनल जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं, एज वेल एज NIA के जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था बैक इन 2019 उसके कारण क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो मैंडेट है वो कैसे ट्रिगर हुआ है, मैंडेट कैसे एक्सपैंड हुआ है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन आवर 6 सितंबर वीडियो। अब इस पर बात करते हैं UAPA क्या है। अब UAPA इज एन एब्रिविएशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब इस पे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो ओरिजिनल एक्ट है वो कब पास हुआ था, उस पे कौन से मेजर अमेंडमेंट्स आए थे, यहां पर आप बता रहे हो अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज होता क्या है एज पर द एक्ट, यहां पर आप घोषित करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो किस बेसिस पर आप ट्रिगर करते हो, किस बेसिस पर आप डिक्लेयर करते हो, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन द 23rd सितंबर। ऑल्सो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द इश्यूज रिलेटेड टू द UAPA अमेंडमेंट एक्ट, एंड दैट ऑल्सो आई डिस्कस्ड इन आवर यस्टरडेज वीडियो दैट इज ऑफ 23rd सितंबर कि वहां पर क्या क्या इश्यूज हैं, टेररिज्म का डेफिनेशन, हम लोग UAPA में टेररिज्म का डेफिनेशन कौन सा यूज करते हैं, ग्लोबली कौन सा टेररिज्म का डेफिनेशन हम लोग यूज करते आए हैं, ऑल दोस एस्पेक्ट्स along with the other issues I have discussed in our yesterday's video. So please refer to the video here. अब इस पर बिल्डअप करते हैं, अब बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दे हैव कंडक्टेड अ मैसिव नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन जो कि ऑल ओवर द स्टेट्स मोर लेस 10 स्टेट्स में वो पैन हुआ, और मोर देन 100 पीपल जो कि रिलेटेड है इस ऑर्गेनाइजेशन से, PFI से, उन्हें अरेस्ट किया गया है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एवर ऑपरेशन जो कि एज ऑफ नाउ हिस्ट्री में किया गया है। सो यहां पर इसीलिए PFI जो है वो मीडिया में आ गया। सो लेट्स सी कि PFI क्या है। सो PFI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुआ था बैक इन 2007, और ये 2007 में क्रिएट हुआ था बाय अमेलगमेटिंग 3 ऑर्गेनाइजेशन जो कि सदर्न इंडिया में एक्ट करते थे। 1 इन केरला जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, 1 इन कर्नाटका जिसका नाम था कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, एंड 1 फ्रॉम तमिलनाडु नॉन एज मनिता नीति पसरई इन तमिलनाडु। सो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अमेलगमेट करके क्या बना दिया गया, PFI बैक इन 2007। अब ये जो PFI है ये बना
aftermath the banning of सिमी, that is the Student Islamic Movement of India. So सिमी क्या है? सिमी एक इस्लामिक मूवमेंट है, एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड है एज पर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है इसे बैन कर दिया गया था अंडर द यूएपीए, और इसे बैन करने के बाद, इसे प्रोस्क्राइब करने के बाद क्या फॉर्म हुआ? पीएफआई। अब पीएफआई में 2009 में एक पार्टी निकल के आया पीएफआई से जो कि लिंक्स रखते हैं, एंड दैट इज नोन एज द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। और पीएफआई क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ द रीसेंट सर्चेस दैट द एनआईए हैज अंडरटेकन। इसके अलावा भी पहले भी पीएफआई काफी टाइम से न्यूज़पेपर्स में काफी टाइम से हेडलाइंस जो है वो बढ़ते आया है। क्यों? बिकॉज काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे पीएफआई के अगेंस्ट, जो कि काफी सारे क्राइम्स, काफी सारे मर्डर्स, काफी सारे इलीगल एक्टिविटीज जो कि वो करते आए थे इन सदर्न स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन केरला। और इसके कारण काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज एज वेल एज नेशनल एजेंसीज पीएफआई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा, पीएफआई को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कंसिडर करते आए हैं, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द recent searches that the NIA has taken. So with that, please let me cautiously tell you again, let me warn you, please don't go into the details. ये जो details हैं क्या है इनके ऊपर allegations, that is not something that an UPSC aspirant should be bothered about. So with that understanding, please refer to the videos जो कि मैंने यहाँ पे mention किया. Now let's move to our next aspect, that is on Quad. Quadrilateral dialogue या Quadrilateral forum. अब Quad क्या है? Quad कब form हुआ? Quad में कौन से members हैं? क्वाड में कौन से आइडियाज हैं? किसने क्वाड का आइडिया फर्स्ट रखा? एज वेल एज क्या प्रिंसिपल्स हैं क्वाड के? क्या है सिग्निफिकेंस क्वाड का? हर एक कंट्री कैसे क्वाड को परसीव करता है? चाइना कैसे परसीव करता है? इंडिया कैसे परसीव करता है? ऑल दोज डायमेंशंस आई हैव डिस्कस्ड इन आवर 3rd September वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, क्योंकि क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द G4 एंड यूएनएससी. अब यूएनएससी में जाने से पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद यूनाइटेड नेशंस. और जो बेसिक्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस है क्या, यूनाइटेड नेशंस में कौन से ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो मेजर एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, यूनाइटेड नेशंस में कौन से चैलेंजेस हैं जिसके कारण जो रिलेवेंस है यूनाइटेड नेशंस का वो कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन करते आते हैं. ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडेज इन आवर यस्टरडेज वीडियो, दैट इज ऑफ 23rd September. अब इस पर बिल्डअप करते हैं, इस पर बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल is one of the most important and the strongest organization or the organ of the United Nations. अब UNSC में all together we are having 15 members. इन 15 members में से 10 members जो हैं वो है नॉन परमानेंट, जो कि रेगुलरली इलेक्ट किए जाते हैं, और वी आर हैविंग 5 members जो कि परमानेंट हैं. ये जो 5 members हैं उसे हम लोग कहते हैं P5. अब ये कौन से members हैं? देयर इज चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूएस. तो ये 5 कंट्रीज को हम लोग मिला के कहते हैं P5 कंट्रीज. और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे हम लोग कहते हैं वीटो. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड. अब देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनएससी. क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग को यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने के लिए इतनी आवाज उठ रहे हैं. सो द फर्स्ट इशू इसकी यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंट्स द लार्जर वर्ल्ड. हम लोग हर एक कंट्री को, इंटरनेशनल बॉडी है वो, हर एक कंट्री को, ऑल ऑफ द ग्लोब को रिप्रेजेंट करने का बॉडी है, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस. बट यूनाइटेड नेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज द यूएनएससी, उसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. सो दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रियलिटी. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर यूएस, रशिया एज वेल एज यूके, ये सब वो कंट्रीज हैं जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में प्रोएक्टिवली प्रेजेंट थे, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में वर्ल्ड पावर्स थे. बट एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग एन मल्टीलैटरल कंट्री, वी आर हैविंग मल्टी पावर्स. देयर इज नो बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड, देयर इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं देख रहे हैं इन दी करंट कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी. दैट इज द सेकेंड इशू. थर्ड इशू, इसकी ये जो कंट्रीज हैं, यहां पर जो कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम ईस्ट एशिया या साउथ अमेरिका या अफ्रीका, वहां से कोई भी कंट्रीज इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एज यू कैन सी यहां पर कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, आइदर वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, या एशिया में से पर्टिकुलरली चाइना है. सो ना यहाँ पर ईस्ट एशिया से कोई है, ना यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से है, ना यहाँ पर अफ्रीका से. या ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर्स नहीं है. सो दैट इज द सेकेंड इशू.
Another issue with this UNSC is the misuse of veto power. अब जिसे मैंने कहा ये जो P5 हैं इनके पास एक स्पेशल पावर है नॉन एज द वीटो पावर। वीटो पावर के बेसिस पर अगर आप UNG है जो जनरल असेंबली है वहां से भी अगर आप एक प्रपोजल पास करके लाते हो, उसके बावजूद भी अगर कोई एक मेंबर जो P5 मेंबर्स किसी एक को भी आपत्ति हो, सो दे कुड यूज वीटो पावर। उन्हें क्लैरिफाई भी नहीं करना और जैसे ही वो वीटो पावर यूज करेंगे वो जो प्रपोजल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो इसके कारण वीटो पावर जो कि पर्टिकुलरली परमानेंट मेंबर्स के पास दिया गया था, दैट वाज फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के लिए दिया गया था क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बट एज ऑफ नाउ वो वर्ल्ड पावर्स रहे हैं एज ऑफ नाउ। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो वीटो पावर को यूज करते हैं फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। वो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए नहीं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो वीटो पावर्स को यूज करते हैं। सो दैट इज ए मिसयूज और दैट इज द रीजन फॉर रिफॉर्म्स। Another issue is the lack of global governance. Global governance की कमी है। जो बेसिक इश्यूज हैं जो कि पर्टिकुलरली ग्लोबल मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं फैक्टर इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल द इंटरनेट, स्पेस या हाई सीज जो कि EEZ के बाद होते हैं, ये सब एस्पेक्ट्स में कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है अंडर UNSC। सो इन वजहों के कारण वी से कि देयर इज अ नीड, इट इज द टाइम ऑफ द आवर जहां पर हम लोग को UNSC को रिफॉर्म करना है। और UNSC को रिफॉर्म करने के लिए एक मेजर एस्पेक्ट जो कहते हैं कि दैट इज टू प्रोवाइड मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप टू इंडिया। इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए UNSC में। अब लेट्स सी UNSC में जो इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का जो कैंडिडेचर है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं सपोर्ट में, कुछ पॉइंट्स है अगेंस्ट में। सो पहले देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है सपोर्ट में। So first is that India is a founding member of UN। क्योंकि फाउंडिंग मेंबर हैं तो यूनाइटेड नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है UNSC उसका मेंबर होना पड़ना था, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ UNSC। सेकेंड कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ पीस कीपर्स डिप्लॉयड व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ P5 कंट्रीज। P5 कंट्रीज जितने लोग अपने डिप्लॉय करते हैं फॉर दिस पीस कीपिंग फोर्सेज उसके कंपेरिजन में दुगना इंडिया इज प्रोवाइडिंग। सो इट इज शोइंग द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ इंडिया। India has also been elected for the 8 times for the non-permanent seats. So non-permanent members की जैसे उनकी non-permanent membership के लिए इंडिया को 8 बार कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया गया था और 8 बार इंडिया मेंबर रहे हैं। सो दैट इज शोइंग कि कितना वाइब्रेंट है इंडिया, इंडिया का कैंडिडेचर कितना वाइब्रेंट है और इंडिया कितना प्रोएक्टिवली शोकेस किया है अपना कैंडिडेचर। एज वेल एज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल वर्ल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करता है और यूनाइटेड नेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज UNSC, उसमें आप उस कंट्री को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो ये जो रीजन है दैट इज शोकेसिंग कि UNSC में कहीं ना कहीं हर एक जो जरूरत मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर नहीं है। Another take for India is that इंडिया के पास स्टेटस है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का। इंडिया के पास स्टेक है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का, एज वेल एज इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ वेरियस एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स। फॉर एग्जांपल MTCR का बात करें, वासेनार एग्रीमेंट का बात करें। सो इंडिया NWS भी है, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स। सो इंडिया को हक है कि UNSC में मेंबर बने। As well as India is the undisputed leader of the third world because of its non-alignment movement. So non-alignment movement के कारण जो साउथ कंट्रीज हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं साउथ वर्ल्ड ऑर्डर या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनका कहीं ना कहीं लीडर है इंडिया बिकॉज ऑफ दिस। And that is showcasing कि India is having the capability, is having the credibility for permanent membership in UNSC। और ये जो ग्रुप हैं जहां पर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जहां पर जो कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं G4। नाउ प्लीज रिमेंबर यहां पर सब कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बट यहां पर जितने भी कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली देयर इज ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो ये जो कंट्रीज हैं इनके ग्रुप को क्या कहते हैं G4। और G4 कंट्रीज एक दूसरे के जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो कैंडिडेचर है उसे सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे की मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम G4। अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में कौन से पॉइंट्स हैं। द चैलेंजेस ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन UNSC। द फर्स्ट चैलेंज इज कि इंडिया इतने बड़ा कंट्री होने के बाद, इतने साल होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी इंडिया हैज नॉट साइंड द NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करें या कॉम्प्रिहेंसिव NPT की बात करें, CTBT की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग साइन नहीं किए हैं एज ऑफ नाउ ऑल्सो। सेकेंड इशू इसकी चाइना जो कि एक परमानेंट मेंबर है UNSC में, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि इंडिया परमानेंट मेंबरशिप लें।
इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ चाइना ही नहीं, जो बाकी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी का न्यू मेंबर परमानेंट मेंबरशिप हासिल करे। क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यू मेंबर परमानेंट मेंबरशिप हासिल करते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे, सो इसलिए वो नहीं चाहते। एज वेल एज जितने भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, जो कि कहीं ना कहीं G4 के मेंबर्स थे, हर एक कंट्री के खिलाफ एक कंट्री है जो कि उठ खड़ा हुआ है कि उनके परमानेंट मेंबरशिप नहीं देना। फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ चाइना इज देयर एज वेल एज पाकिस्तान इज देयर, जापान के खिलाफ चाइना इज हैविंग सम इश्यूज, जर्मनी के खिलाफ इटली इज देयर, ब्राजील के खिलाफ अर्जेंटीना इज देयर, और जो कंट्रीज हैं जो कि अपोज करते हैं इन कंट्रीज के मेंबरशिप, उनका अलग से ग्रुपिंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। एज वेल एज कुछ और भी इश्यूज हैं अगर आप रिफॉर्म्स करें। सो अनदर इशू कि अगर आप ज्यादा मेंबर्स को जोड़ देंगे तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो लैग करने लगे, उस पर टाइम लगने लगेंगे। सो दैट इज अनदर इशू। एज वेल एज यहां पर अफ्रीका के कोई कंट्रीज नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कोई कंट्रीज नहीं है जो कि एज ऑफ नाउ है। और अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में से कोई कंट्री को देना भी चाहो तो किस कंट्री को दोगे, तो वो जो कंसेंसस है वो भी अभी तक बन नहीं पाया। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट यू शुड अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द एवलांच। अब एवलांच जो है इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसीलिए बेसिक से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एवलांच? So avalanche is the mass of the material moving rapidly down the slope. Slope पे जो mass of the material move करते हैं उसे क्या कहते हैं? avalanche कहते हैं। और avalanche के 3 features रहते हैं। There is the starting zone, there is the avalanche track and the run out zone. For example, as you can see in this figure, जहां से start करते हैं उसे कहते हैं हम लोग starting zone, जहां पर वो momentum जो है वो कहीं ना कहीं grow करते हैं, that is known the track। एंड जहां पर वो खत्म होते हैं, जहां पर डिपोजिशन होता है, दैट इज नॉन एज द रन आउट जोन। और डिपोजिशन के कारण जो जहां पर लास्ट मोमेंट होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, दैट इज नॉन एज द टो, जो कि कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड कर्व होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द एवलांच। अब एवलांच में बेसिकली क्या होता है, वहां पर लेयर्स ऑफ स्नो रहते हैं और लेयर्स ऑफ स्नो के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जब कम हो जाता है तो जो ऊपर का जो लेयर है वो कहीं ना कहीं ड्रैग करने लगता है, वो मूव करने लगता है, एंड दैट इज नॉन एज एवलांच। So let's see कि कौन से फैक्टर्स हैं that causes avalanche. The first is the heavy snowfall. अगर जो टॉपमोस्ट लेयर है वहां पर आप जो वेट है वो बढ़ाते रहोगे तो जो टेंडेंसी है नीचे बहने का, जो टेंडेंसी है नीचे रैपिडली मूव करने का, वो बढ़ेगा। सो हैवी रेन स्नोफॉल इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड इज विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन के कारण भी हो सकता है। लेयर्स अगर बढ़े तब भी हो सकता है। देन द स्टीपर स्लोप्स, क्योंकि देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर आपका स्लोप अगर आप बढ़ा दो तो वहां पर जो टेंडेंसी है एवलांच होने का दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। देन देयर इज दिस हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर्स के कारण जो ये लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, तो जो टॉपमोस्ट लेयर है वो ड्रैग करने लगता है, वो कहीं ना कहीं रैपिडली मूव करने लगता है। सो हायर टेम्परेचर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये हायर टेम्परेचर्स हो रहे हैं और इसके कारण एवलांच की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहे हैं। देयर इज दिस अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक होने के कारण भी एवलांचेस के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एंड एक्सप्लोसिव्स। सो जो ग्लोबलाइजेशन जो है, जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं, जो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रिस्टीन नेचर है उसे कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके कारण जो वाइब्रेशंस ला रहे हैं उसके कारण इट इज ट्रिगरिंग एवलांचेस। The last issue is the deforestation. Deforestation के कारण what we are having is that we are making avalanche prone zones, avalanche prone areas बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप वहां पे जो भी पेड़ हैं उसे आप काट रहे हो। So these are some of the factors that is responsible to the avalanche. With that, now let's move to our next article that is on the UNHRC, जो कि पर्टिकुलरली ये जो प्रोब है जहां पर आप देख रहे हो, जहां पर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि रशिया ने वार क्राइम्स कमिट किए कि नहीं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूएनएचआरसी। अब एज ऑफ नाउ इट इज नॉट द राइट मोमेंट कि वहां पर हम लोग वार क्राइम्स हुए कि नहीं वो कहीं ना कहीं डिबेट करें। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट समथिंग दैट द यूपीएससी एस्पिरेंट शुड बी बॉदर्ड अबाउट। बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज की यूएनएचआरसी क्या है। सो लेट्स सी यूएनएचआरसी क्या है। सो यूएनएचआरसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसकी जो मेंबरशिप है, कैसे हासिल करते हैं, मैंडेट क्या है, क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या है इसके फ्रीडम्स जो कि ये कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन दी 6 सितंबर वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट आर्टिकल दैट इज दी सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो सेंसेक्स और निफ्टी को समझने के लिए लेट्स सी कि इंडिया में कौन से मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सो इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं नॉन एज दी
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जबकि एनएसई जो है इट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज के रैंकिंग्स निकालोगे तो वहां पर बीएसई इज एट द 10th पोजीशन, whereas NSE is at the 11th position. BSE being the oldest and the Asia's oldest stock market, वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, so it is covering around 5,000 कंपनीज, जबकि NSE में there are around 1,600 कंपनीज। और ये जो स्टॉक्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम लोग को देखने के लिए कि कई एक कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नहीं, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्शन, उसे कहीं ना कहीं समझने के लिए वी आर हैविंग इंडेक्सेस ऑल्सो। और बीएसई का जो इंडेक्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द सेंसेक्स, जो कि टॉप 30 कंपनीज की जो स्टॉक्स हैं उसे कहीं ना कहीं देखते हैं, उसे कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करते हैं। वेयरएज एनएसई का जो स्टॉक इंडेक्स है दैट इज द निफ्टी, जो कि 50 स्टॉक एक्सचेंजेस को, 50 स्टॉक्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। With that clarity, now let's move to the quiz of the day. So the first question is related to the LEP, Liberalization of Economic Policies, जो कि हम लोग ने लिया था way back in 1991. So please try to attempt this question. The second one is related to the NPCI. So please try to attempt this question. These are very straightforward questions. और as usual ये जो questions हैं इनके answers along with the explanations would be provided in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। As well as जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a soft copy in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, प्लीज डू ज्वाइन, और जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट आई होप टुडेस एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। वी विल बी वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, द सेम टाइम वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे सेफ। विद दैट सी यू टुमारो।